हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 4 जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। देखो 5 जून को एग्ज़ाम तो हो चुकी है एक्चुअली, एंड अकॉर्डिंग टू माय रिव्यू जो पॉलिटी एंड इकोनॉमी के जो पेपर्स थे वो रिलेटिवली ईजियर लगी थी। एंड बाकी हिस्ट्री का जो पोर्शन आया था एक्चुअली इट वाज सिमिलर जो आपके प्रीवियस 2021 में देखने को मिले थे, यानी कि रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट कह सकते हो, क्योंकि वो आपके नॉर्मल बुक्स में आपने देखने को नहीं मिलते हैं। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चंस फ्रेम हिस्ट्री से की गई थी। हाँ, क्रिप्स मिशन वाला आया था तो वो तो आपको स्पेक्ट्रम सबसे या फिर जनरल नोट्स से भी, या फिर हमने जो डिस्कस किया था मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स, उसमें से आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। एंड अब तो एग्ज़ाम ओवर हो चुकी है, तो जिनके अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं दे विल डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर द मेंस, बट जिनके स्कोर्स रिलेटिवली लोअर आ रहे हैं तो उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, उनको आगे बढ़ना ही होगा एक्चुअली, बिकॉज ये जो निगेटिव फीलिंग सब है इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। द रियलिटी इज़ दैट हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमें अपनी गलतियों को समझकर जो हमने मिस्टेक्स की है उसको सुधार कर आगे बढ़ते रहने की इच्छा रहनी चाहिए। हाँ, इतने लंबे समय की मेहनत होती है, एंड अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आए तो थोड़ी सी निराशा हताश होती है, बट उसको एज ए पार्ट ऑफ लाइफ ट्रीट करके आगे बढ़ना है। बिकॉज पीछे मुड़कर देखना तभी जब सफलता हासिल हो, नहीं तो आप आगे बढ़ते चलो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज हमें 6 आर्टिकल डिस्कस करने हैं। एंड आपने इन्वायरमेंट के सेक्शंस को देखा होगा, इन्वायरमेंट के सेक्शन और एक नया पैटर्न भी देखने को मिला क्वेश्चन सेट करने के पैटर्न में। कैसे? क्योंकि जो मैच ऑफ द फ्लाइंग जिसके माध्यम से एलिमिनेट करके आंसर लाया जाता था, इस बार आपने देखा होगा कि पेयर्स टाइप पूछ लिए। 1 पेयर इज करेक्ट, 2 पेयर इज करेक्ट, 3 पेयर इज करेक्ट, अकॉर्डिंगली ऐसे 6-7 क्वेश्चन थे जो पेयर बेस्ड थे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक नया अनुभव होगा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं कर रही है। ठीक है। तो इस प्रकार के ट्रेंड यूपीएससी तो करती रहती है, वो भी कहीं ना कहीं हम लोग का जो डिस्कशन या फिर मैटर है एलिमिनेशन वाला, वो भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चलता रहता है कि अगर ये तरीका अपनाता है तो इसमें कुछ अमेंडमेंट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो वो भी कहीं ना कहीं माहौल को गमने का प्रयास करते रहती है। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं होता है, दे ऑल्सो नो, दैट्स वाई दे ट्राई टू मॉडिफाई द पेपर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस द पॉलिटी एंड इकोनॉमी सेक्शन ऑफ द पेपर। एंड जो जीएस पेपर 2 था उसमें पैसेज आसान की गई थी इस बार, क्योंकि जो एक पैसेज पर 2-3 क्वेश्चंस थे और पैसेज को पढ़ना, उसको डिकोड करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था। साथ ही साथ जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे स्टेटमेंट बेस्ड, वो भी कहीं ना कहीं रिलेटिवली ईजी था। तो ओवरऑल जीएस पेपर 2 वाज रिलेटिवली ईजियर हम कह सकते हैं फॉर द पार्टिकुलर सेक्शन लाइक द पैसेजेस, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज 30 पैसेज पहले हुआ करते थे, और एक एक पैसेज का एक एक क्वेश्चन अगर आप 2021 के पेपर को देखें। लेकिन 2022 में एक पेपर एक पैसेज में आपके 2-3 क्वेश्चन दिख रहे थे। सो ऐसे में टाइम सेविंग देखने को मिली। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च द स्कीम दैट इज कॉल्ड श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ स्कीम लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, आप देख सकते हो कि हाई क्वालिटी फ्री रेसिडेंशियल स्कूल प्रोवाइड किए जाएंगे पुअर एंड मेरिटियस शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को फ्रॉम द क्लास 9th टू क्लास 12। यानी कि इसके तहत बेसिकली एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसका नाम होगा नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ, जो NETS है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखो। ठीक है। ये कंडक्ट की जाएगी बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एंड इसके तहत अप्रॉक्सीमेटली 3000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किए जाएंगे फ्रॉम वेरियस स्टेट्स इन यूटी। एंड ये जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे इनको एडमिट फिर किया जाएगा बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल्स में विच इज़ एफिलिएटेड बाय द CBSE। तो यही बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके वाया नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ यानी कि NETS, एंड उनको बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल्स में एडमिट कराना। तो क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगी, तो आपको ही पता होगा कि इसका बेनिफिट क्या होगा। तो जो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, वो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव कहीं ना कहीं जो SC स्टूडेंट्स हैं, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर ही पहुंचेगी। साथ ही साथ जो गैप है इन द सर्विस डिप्राइव्ड SC डोमिनेटेड एरिया, यानी कि आप भी देखते होंगे जो शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड एरिया है वहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं की कमी होती है, लेट्स से कि एजुकेशन की कमी। तो वो जो गैप है वो फिल होगी इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन, एंड इसमें बेसिकली वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस की भी मदद ली जाएंगी।
and also to provide an environment for socio-economic upliftment and overall development of the scheduled caste, because education और better education अगर scheduled caste communities को मिलता है तो जाहिर सी बात है socio-economic upliftment डेफिनेटली होगी and overall development भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो SC स्टूडेंट्स हैं उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी भी देखने को मिलेगी, सो दैट वो अपने फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सके। तो ये आप देख सकते हो। एक और बात फ्रेंड्स, ये मैं मोबाइल से बेसिकली लेक्चर बना रहा हूँ, तो अगर आपको आइडेंटिफाई करने में कुछ प्रॉब्लम आए तो फिर आई एम उसके लिए रियली सॉरी, बट आई थिंक कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो देख लो, एक तो चिल्ड्रन की क्या एलिजिबिलिटी होगी और एक स्कूल की क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो चिल्ड्रन की आप बात करें तो वैसे चिल्ड्रन जिनके पेरेंटल इनकम अप टू 2.5 लाख पर एनम है तो वो एलिजिबल होंगे। प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा अगर इनकम लेस देन 1 लाख रुपये पर एनम है तो, ठीक है। एंड साथ ही साथ प्रेफरेंस उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा हैविंग द फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है। एंड अगर हम बात करें स्कूल्स की क्या एलिजिबिलिटी होगी, तो पहली बात तो ये कि वह स्कूल्स एलिजिबल होंगे जो कम से कम 5 साल पुराने होंगे, यानी कि स्कूल्स इज़ इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट फॉर लास्ट 5 ईयर्स। एंड वो स्कूल्स ही चुने जाएंगे जिनके बोर्ड रिजल्ट जो है वो मोर देन 75% रहे हैं इन द क्लास 10 एंड क्लास 12 फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। एंड साथ ही साथ वैसे स्कूल जिनके पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर एडमिटिंग एडिशनल शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास 9th एंड 11th। तो बेसिकली एक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, साथ ही साथ बोर्ड रिजल्ट्स की बात की गई है, एज वेल एज जो स्कूल की मिनिमम एज है वो कहीं ना कहीं 5 ईयर्स या फिर बियॉन्ड होनी ही चाहिए, यानी कि 5 साल या उससे पुरानी स्कूल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देखा। और अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की, तो एक तो 2 मोड में इम्प्लीमेंट होगा। एक तो मोड 1 की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करेगा, एंड मोड 2 की बात करें तो फिर आपका वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो क्या आपको ध्यान में रखना है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या NGOs भी आपके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो सकेंगे, ठीक है। और मैंने इसका सिलेबस बेसिकली डिस्कस नहीं किया, तो सिलेबस आप देख सकते हो। ये जो आप देख रहे हो, फर्स्ट नंबर वेलफेयर स्कीम फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम, इसके अंतर्गत बेसिकली कवर होगा आपका, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट आर्टिकल्स फिर डिस्कस की इन द ग्रेट डिटेल, एंड लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। और आपको बता दें कि इस बार के प्रीलिम्स में भी शेड्यूल कास्ट एंड जो आपके शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आई थिंक की थे। और जो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल है वो आपका SC एंड ST को ही डील करता है। तो पॉलिटी के जो 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, और जो आपके 6th शेड्यूल है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, और जो आपका 5th शेड्यूल है वो अदर जो स्टेट्स है उनके लिए, ठीक है। तो 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं ये आप हमें बता सकते हो। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द सेकंड आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट मैंडेट्स मिनिमम 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज। ये प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड एरिया जैसे आपके नेशनल पार्क्स हो गए, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, वो सब आपके प्रोटेक्टेड एरियाज के अंतर्गत आते हैं। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो आपका लेट्स से कि ये आपका कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, और इसके 1 किलोमीटर का जो दायरा होगा उसको आप इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना मैंडेट होगा, मिनिमम 1 किलोमीटर। तो इको सेंसिटिव जोन क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस द सिलेबस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, तो आप यहाँ पर देखो, ये आपका कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन इसके अंतर्गत कवर होगा आपका, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन लिया है एक्चुअली टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि जो भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ध्यान रखना है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनका मिनिमम 1 किलोमीटर ऑफ रेडियस इको सेंसिटिव जोन के रूप में डिक्लेयर किया जाए। एंड यहाँ पर आप देखो कुछ अदर बातें जो कही गई हैं कि इस रेंज में, ठीक है, यानी कि ESZ का जो जोन होगा आपका, यहाँ पर कोई भी न्यू परमानेंट स्ट्रक्चर या माइनिंग परमिट नहीं की जाएंगी, बिकॉज आपको ही पता है ना, माइनिंग हो ये सब कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन का कारण बनती है, या फिर जो आपके बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसका कारण बनती है ना, सॉइल की जो क्वालिटी है उसको डिग्रेड करने का कारण बनती है। तो दैट्स वाई इट निगेटिवली अफेक्ट्स द बायोडाइवर्सिटी, इसीलिए इन सब को परमिट नहीं की गई है। एंड साथ ही साथ ये बातें भी बोली गई हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ अभी चल रहा है ESZ लिमिट के अंतर्गत, यानी कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के अंतर्गत अभी जो भी एक्टिविटी चल रही है वो कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन हाँ, प्रायर परमिशन आपका चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से लेना पड़ेगा।
एंड जो मिनिमम विथ है ESZ का यानी कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन का, वो डाइल्यूट किए जा सकते हैं, लेकिन कब? पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन भी दे दी है कि जो आपका मिनिमम विथ है ESZ का, वो डाइल्यूट की जा सकती है, बट व्हेन देयर इज ए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। एंड इससे पहले गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 2006 में आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन डायरेक्शन पास किए थे, एंड उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने सेट ऑफ गाइडलाइंस 2011 में फॉर्मुलेट की टू डिक्लेयर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन अराउंड द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 2011 से ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। लेकिन जनरली जब हम बात करते हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन की, तो उसका मतलब एक फ्रेजाइल एरिया जो एग्जिस्ट करता है विद इन 10 किलोमीटर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि जो भी आपका प्रोटेक्टेड एरियाज होगा, उसका जो 1 किलोमीटर रेडियस होगा वो आपका डिक्लेयर कर दो आपके ESZ के रूप में। लेकिन इससे पहले क्या होता था बेसिकली कि जो ESZ डिक्लेयर किए जाते थे वो सबके लिए नहीं थे, ठीक है। कुछ पार्टिकुलर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए ESZ डिक्लेयर किए जाते थे, जैसे दीपोरबिल असम में है, तो वो भी आपका इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। अभी ऐसा नहीं है कि सारे नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के रूप में डिक्लेयर है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस डायरेक्शन के बाद ये कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देख सकते हो आप, जो जनरली ESZ डिमार्केट की जाती थी वो बेसिकली 10 किलोमीटर का रेंज होता था। एंड ये जो ESZ है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, इसको आपको समझना होगा, ये नोटिफाई की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के ही द्वारा, नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो अगर पूछा जाए कि ESZ किसके अंतर्गत डिक्लेयर की जाती है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। एंड क्या कुछ एक्टिविटीज़ ESZ के अंतर्गत प्रोहिबिटेड है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टोन क्वेरिंग, क्रशिंग यूनिट्स या फिर इंडस्ट्री बिठाना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाना, कमर्शियल यूज फायरवुड के लिए, सॉलिड वॉश डिस्पोजल, ये सब एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड है अराउंड द ESZ। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा? शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज। व्हेन वी टॉक अबाउट शॉक ऑब्जर्वर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो हमने प्रोटेक्टेड एरिया लेट्स से डिमार्केट किया है ना, ये आपका प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। तो ये जो हमने ESZ डिमार्केट किया, तो ये एक शॉक ऑब्जर्वर होगा, यानी कोई भी अगर कुछ डिजास्टर या फिर कुछ भी डिस्टर्बेंस आएगा तो पहले ये बफर एरिया को अफेक्ट करेगा और उसके बाद ही कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड एरियाज को अफेक्ट कर सकता है। तो बिफोर अफेक्टिंग द प्रोटेक्टेड एरियाज हमें पता चल जाएगा और हम वो एक्शन लेके इस निगेटिव इम्पैक्ट को प्रोटेक्टेड एरियाज में प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे बफर का मतलब आप समझते ही होंगे, सिमिलरली आपका ये ESZ, ठीक है। तो ये बातें हो गई। साथ ही साथ जो अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज हो सकेंगे कहीं ना कहीं, एज वेल एज अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन दिस रीजन। एंड इन सितु कंजर्वेशन का ये एक टाइप है, ठीक है। एंड फॉरेस्ट डिप्लीशन एंड मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, ये भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो सकेंगे। लेकिन कुछ इश्यूज है, देख सकते हो कोर्ट के ऑर्डर वैसे तो अलाउ करते हैं कि डाइल्यूशन हो सकता है मिनिमम विथ का इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के लिए अगर ओवरवेलमिंग पब्लिक इंटरेस्ट है, बट इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? एक तो निगेटिव इम्पैक्ट होगा पीपल के लाइवलीहुड पर, क्योंकि पहले क्या था, सभी जगहों को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर नहीं किए जाते थे। लेकिन अब जब विद इन 1 किलोमीटर ऑफ रेडियस अगर सभी प्रोटेक्टेड एरिया को ESZ के रूप में डिक्लेयर किए जाएंगे, तो जो वहाँ के रह रहे लोग की लाइवलीहुड है वो इफेक्ट हो सकती है ना। जैसे अगर माइनिंग जैसे फॉर एग्जांपल प्रोहिबिट हो जाएंगी, तो इट विल इम्पैक्ट द लाइवलीहुड ऑफ द लार्जर पीपल्स। एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया गोवा में। एंड साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यूज है वो भी लिमिट हो सकती है, स्पेशली द स्टेट्स विच आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज सर्टेन एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड हियर नाउ। तो ये हमने फ्रेंड्स सेकंड आर्टिकल डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस द पिटिशंस चैलेंजिंग कंस्ट्रक्शन वर्क एट पुरी जगन्नाथ टेम्पल। तो ये तो न्यूज़ चल ही रही थी ना, हुआ ये था कि कंस्ट्रक्शन वर्क इनिशिएट की गई है पूरी जगन्नाथ टेम्पल के आसपास। तो एक एक्ट है बेसिकली, एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इसके तहत एक प्रोविज़न है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं अलाउ होंगी विद इन 100 मीटर डिस्टेंस ऑफ द प्रोहिबिटेड एरिया। यहाँ पर आप देखो ये आपका है ना, विद इन 100 किलोमीटर ऑफ द विद इन 100 किलोमीटर 100 मीटर डिस्टेंस ऑफ द प्रोहिबिटेड एरिया। तो इसलिए एक पेटिशन फाइल की गई थी कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं दैट लाइज विद इन द 100 मीटर डिस्टेंस, इसलिए इस कंस्ट्रक्शन वर्क को रोका जाए। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशन को खारिज कर दिया। अब वही बात है कि आखिरकार खारिज क्यों किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे डिसीजन को भी समझना होगा। बट बिफोर द डिस्कशन लेट्स सी द सिलेबस। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, ये आपका कवर होगा इंडियन कल्चर, विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो इसके अंतर्गत आपका कवर होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पूरी जगन्नाथ टेम्पल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका टेम्पल न्यूज में आया है।
तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस क्यों किया इस पिटिशन को, वो इसलिए बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो एक्टिविटी चल रही है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पर स्टेट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो नेसेसरी है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है। एज वेल एज ये जो आपके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो इस एक्ट यानी कि AMASR, जिसके बाद हमने अभी की एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, उसके भी अकॉर्डेंस है। एंड 2019 का जो डायरेक्शन इशू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिगार्डिंग दिस, उसका भी पालन करता है। तो दैट्स वाई पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया है एंड ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उसको हरी झंडी मिल गई है। तो ये बेसिकली कंटेक्स्ट है। तो ये कीवर्ड ध्यान रखना है आपको, ये जो आपका क्या कहा जाता है, हाँ, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें पूरी जगन्नाथ टेम्पल की, तो पूरी जगन्नाथ टेम्पल को थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो ये जो है आपका गंगा डायनेस्टी किंग, क्योंकि ओडिशा में गंगा डायनेस्टी थी, आपको पता है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी कहते हैं, तो गंगा डायनेस्टी किंग अनंत वर्मन चोड़ गंगा देव ने कंस्ट्रक्ट इसको करवाया था। एंड लॉर्ड जगन्नाथ, देवी सुभद्रा एंड एल्डर ब्रदर बालभद्र, यहाँ पर उनके पूजा किए जाते हैं, वर्शिप किए जाते हैं पूरी में। एंड ये वन ऑफ द चार धाम से, चार धाम में कौन कौन आ जाते हैं, द्वारकाधीश, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और एक आपका पूरी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, चार धाम में कौन कौन आ जाते हैं और ये कौन कौन से राज्य में आते हैं। जैसे द्वारकाधीश आई थिंक ये आपका गुजरात में, ठीक है। रामेश्वरम आई थिंक ये आपका तमिलनाडु में, पूरी तो उड़ीसा में हो गया, बद्रीनाथ ये उत्तराखंड में होगा आपका, ठीक है। और ये जो मेन टेम्पल है, ये जो टेम्पल की बात कर रहे हैं लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल, इसको कलिंगा आर्किटेक्चर में कंस्ट्रक्ट की गई है। कलिंगा आर्किटेक्चर इज एक इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओडिशा, आपको ही पता है ना ओडिशा आर्किटेक्चर। तो वहाँ पर जो भी मंदिर बनाए गए हैं जनरली वो कलिंगा आर्किटेक्चर में ही है। और ये कलिंगा आर्किटेक्चर सब स्टाइल है नगारा आर्किटेक्चर की। आपको पता है ना टेम्पल आर्किटेक्चर दो बड़े कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, द्रविड़ा आर्किटेक्चर एंड नगारा आर्किटेक्चर। तो नगारा बेसिकली नॉर्थ इंडियन और द्रविड़ा बेसिकली साउथ इंडियन, ठीक है। तो ये जो आपका कलिंगा आर्किटेक्चर है वो आपका नगारा का ही सब पार्ट है। तो मेन टेम्पल अगर देखा जाए तो कर्वीलीनियर है, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो, जो आपके ब्राउन टेम्पल का स्ट्रक्चर देख रहे हो कर्वीलीनियर है, ठीक है। एंड जो टेम्पल है उसको चार सेक्शंस में डिवाइड किए जाते हैं। एक तो देवला, विमाना या गर्भगृह। गर्भगृह जहाँ पे गॉड को रखा जाता है, सैंक्टम सेक्टोरम भी कहते हैं इसको, तो ये ध्यान रखना है आपको। एंड फिर है आपका मुखशला। एंड नेक्स्ट जो नाट्य मंदिर या नाट्य मंडपा या जगमोहना, प्रेयर हॉल कहते हैं बेसिकली जगमोहना को। एंड एक है आपका भोग मंडपा। भोग मंडपा यानी कि जहाँ पर भोग ऑफर किए जाते हैं, ऑफरिंग्स हॉल जिसको हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया, सिंपल आर्टिकल था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्ट्स टू फ्रिवलस PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पैटिशंस लग्जरी लिटिगेशन ईटिंग अप कोर्ट टाइम। तो आपको पता है ना PIL की अगर हम बात करें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये है क्या। ये बेसिकली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में PIL का मेंशन होगा ही नहीं, है ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिवाइस किया गया एक मेथड है जिसके तहत कोई ऐसा इश्यू जो पब्लिक वेलफेयर में है, तो एनी पब्लिक इंटरेस्टेड पीपल PIL के रूप में उस इश्यू को फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उस पर फैसला दे सकती है। तो ये सिंपल सा होता है PIL, ठीक है। 1980 के दशक में आई थिंक ये PIL का कंसेप्ट आया था। तो आपको ही पता है ना कि ये जो PIL ये एक प्रकार से एक्स्ट्रा मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास आती है। तो जनरली PIL तो वैसे वेलफेयर के लिए होते हैं, है ना, फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन ऐसे बहुत सारे PIL देखने को मिले हैं जो कहीं ना कहीं कोर्ट के टाइम को खाते हैं एंड दे डज नॉट डील्स विद द पब्लिक वेलफेयर। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली फ्रिवलस PIL को डील करने के लिए कुछ बातें कही है, वो हम देखते हैं। बट बिफोर डिस्कशन लेट्स सी द सिलेबस फर्स्ट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, यहाँ पर आप देख लो, a statutory regulatory various quasi judicial body government policy intervention for the development in the various sectors and issues arising out of their design and implementation। तो इसके अंतर्गत ये कवर होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो अंडरलाइनिंग वेरियस इश्यूज जो PILs या फ्रिवलस PILs के द्वारा देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पेनल्टीज लाया है पेटिशनर्स के ऊपर जो लग्जरी लिटिगेशंस या फिर फ्रिवलस PIL फाइल करने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम बात करें PIL की, तो PIL क्या है, एक प्रकार से लिटिगेशन है जहाँ पर कोई पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर NGO इवन विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि हो सकता है उस इशू में उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, वो मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। इसका एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि ओवर क्राउडिंग देखने को मिलते हैं जेल में, तो बहुत सारे PIL फाइल किए जाते हैं कि इस पर कुछ सुनवाई हो, है ना, ओवर क्राउडिंग की समस्याओं को ख़त्म किया जाए इन द जेल। तो बहुत सारे
जो पब्लिक इंटरेस्टेड पीपल होते हैं, पब्लिक एस्पिरेटेड पीपल होते हैं, वो PIL फाइल करते हैं। तो ये सिंपल सा एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है PIL की? तो पहली बात तो ये है कि ब्रिंगिंग जस्टिस टू द पीपल, यानी कि वैसे लोगों के पास जस्टिस या न्याय पहुंच पाता है जो इलिटरेसी के कारण जुडिशरी नहीं रीच कर पाते हैं, या फिर इग्नोरेंस जिन्हें फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है। एंड नेक्स्ट बेनिफिट जो क्रिएटिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पब्लिक अथॉरिटी, कि जो पब्लिक अथॉरिटीज है उनमें भी कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास देखने को मिल सकता है। एज वेल एज बेटर इन्जॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कैसे? तो बेसिकली जब PIL फाइल की जाती है, उनका इन्फोर्समेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजमेंट डालती हैं, तो जाहिर सी बात है जो इंडिविजुअल जो अपने फंडामेंटल राइट से वंचित थे, वो अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने लगते हैं। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। बट इश्यूज हैं। पहली बात तो ये कि अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना, कि एक तो आपका ट्रेडिशनल वे ऑफ डीलिंग होता है, जिसके माध्यम से जो केसेस हैं वो टाइम टू टाइम सॉल्व किए जाते हैं। अब ये PIL जो है वो एडिशनल केसेस के रूप में काम करता है, जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के टाइम को या फिर हाई कोर्ट के टाइम को अच्छा खासा कंज्यूम कर लेता है। एज वेल एज इंक्रोचमेंट अपॉन ए वैल्यूबल जुडिशियल टाइम, ये तो हमने देखा ही। एंड ये भी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे PIL ऐसे फाइल किए जाते हैं जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को स्टॉल कर देते हैं, रोक देते हैं, इन द नेम ऑफ इन्वायरमेंट, है ना, या फिर अदर इशूज। इसी को हम कहते हैं प्रॉक्सी लिटिगेशंस। तो प्रॉक्सी लिटिगेशंस एग्जांपल भी दिया जाता है, कोई राइवल ग्रुप के द्वारा फाइल की जा सकती है ना, टू स्टॉप द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन द नेम ऑफ हेल्थ, इन द नेम ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। तो ये सब बातें हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्या 3 इश्यूज निकल कर आती है? एक एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, एक है आपका इनक्रोचमेंट अपॉन ए वैल्यूबल जुडिशियल टाइम, एक है आपका स्टॉलिंग ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। ऐसा हर केस में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे केस में ऐसे भी PIL होते हैं जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को स्टॉप करने का प्रयास करते हैं। एंड देख सकते हो, टू प्रिजर्व द प्योरिटी एंड सैंक्टिटी ऑफ द PIL, जो एक केस था स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौफल जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्शन इशू किए थे टू हेल्प द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कि वो जेन्यून PIL पटिशन को सेपरेट करे फ्रॉम द फ्रिवलस वन। तो क्या कुछ डायरेक्शंस की बातें हैं, देख लो आप, कि जो क्रेडेंशियल्स है पटिशनर के, जो पटिशन फाइल करेंगे PIL से रिगार्डिंग, उसके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करिए कि वो कितना सत्यवादी है। एज वेल एज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट, की जो कंटेंट की बात की जा रही है उसमें क्या सच्चाई है। एंड इंश्योरिंग द पटिशन इन्वॉल्विंग इशूज ऑफ ए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ग्रेविटेट्स, ये तो है ही। एंड साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है कि देयर इज नो पर्सनल गेन, है कि जो भी PIL फाइल की जा रही है वहाँ पे ऐसा ना हो कि पर्सनल गेन के लिए फाइल की जा रही हो, या फिर प्राइवेट मोटिव हो, या फिर ऑब्लिक मोटिव हो बिहाइंड द PIL पटिशन। एंड इंश्योरिंग दैट इट इज एम्ड एट रेड्रेसल ऑफ जेन्युइन पब्लिक हार्म और पब्लिक इंजरी। तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली। फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, द स्टॉकहोम +50 कॉन्फ्रेंस। तो बेसिकली ये जो आपका 1972 है, आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा भी होगा इन्वायरमेंट सेक्शन में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट हुआ था, उसी को हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। ठीक है, उसी के 50 साल हो गए और कोई बात है नहीं। तो ये जो आपका स्टॉकहोम +50 है, ये एक इंटरनेशनल मीटिंग है जो कन्वीन की गई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा स्टॉकहोम स्वीडन में। क्या थीम है? स्टॉकहोम +50, ए हेल्दी प्लानट फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। 1968 में स्वदेश या फिर स्वीडन ने पहली बार प्रपोज किया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के आइडिया को। एंड ये कमेमोरेट करता है 50 ईयर्स सिंस 1972 जो UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ था, जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को प्रेसिंग ग्लोबल इशू के बारे में दुनिया को जागृत किया था पहली बार, कि भाई सब इन्वायरमेंट का भी केयर करो, इन्वायरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। तो क्या की प्रिंसिपल्स हैं, देख सकते हो। तो एक तो ये कि डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्टेंस पहुँचाना, सेफगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एंड कंट्रोल पॉल्यूशन, एजर्ट ह्यूमन राइट्स, ये सब बातें हैं। एंड अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की, तो देख लो, ये जो है आपका यूनाइटेड नेशन सिस्टम की जो बाउंड्रीज है विच रिलाइज ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी, उसको पुश करता है, एज वेल एज एम्फेसाइज करता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ जॉइंट एक्शन फॉर द कॉमन गुड, कि जॉइंट एक्शन की क्या अहमियत है। एंड ये जो आपका डिक्लेरेशन ये एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज करता है स्टेट के सॉवरेन राइट को, कि वो अपने खुद के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं परसुएंट टू देयर ऑन इन्वायरमेंटल पॉलिसी, यानी अपनी इन्वायरमेंटल पॉलिसी के अनुसार वो अपने खुद के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एंड जो आपके स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है ऑल्सो पुट द ग्लोबल इनइक्वालिटी द स्पॉटलाइट, एंड जो इंक्रीजिंग अवेयरनेस है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, कहीं ना कहीं इसके कारण नेशनल गवर्नमेंट एजेंसी सेटअप हुई है, एज वेल एज ग्लोबल इन्वायरमेंटल लॉज भी देखने को हमें मिले हैं। तो इनका एक रोल है बेसिकली यूनाइटेड नेशन
ये जो आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये ध्यान रखना है आपको, जो आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 हुआ था ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बेसिकली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वहाँ से निकल कर आया था, ठीक है। यूएनईपी के बारे में आप पढ़ते भी होंगे, ठीक है, ये तो ये ध्यान रखनी है। सो फ्रेंड, लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल, स्टॉप फंड्स टू स्पोर्ट्स बॉडीज दैट डू नॉट फॉलो द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया। तो वैसे स्पोर्ट्स बॉडी जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको फंड न दिया जाए, और ये बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो, issues related to the development and management of social sector services related to health education and human resources, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपका ये कवर होगा। तो ये आप देख सकते हो, ये जो ऑर्डर है अब कहीं ना कहीं ये स्टॉप करेगा सेंटर को फ्रॉम एक्सटेंडिंग द ग्रांट्स फंड्स या पैट्रोनेज जो भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी टू द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हु डू नॉट कंप्लाई विद दिस कोड, तो उन्हें अब फंड नहीं मिलेगी। 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जो आपका NSCI है, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया, है ना, ये आपका लॉ ऑफ लैंड होगा स्पोर्ट्स बॉडीज़ के लिए, यानी कि स्पोर्ट्स बॉडीज़ को इन लॉ को पालन करना पड़ेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो सबको पालन करना पड़ता है। तो जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ है वो इन्हें इन कोड को पालन करना पड़ेगा। तो 2014 में ही बोला था दिल्ली हाई कोर्ट ने। और अगर हम बात करें NSCI की, तो ये एक प्रकार से एमालगमेशन है ऑर्डर्स का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम सिंस 1975 फॉर द NSF, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस। एंड NSCI डिफाइन करता है सर्टेन एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस एजेंसीज कि क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी विच इन्वॉल्व्स इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। एंड ये जो कोड है ये NSF को आइडेंटिफाई करता है टू बी एलिजिबल फॉर द कवरेज अंडर द कोड, साथ ही साथ प्रायोरिटी सेट करता है एज वेल एज डिटेल प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोसीजर्स जो फॉलो किए जाने हैं इन फेडरेशंस के द्वारा। साथ ही साथ ये सर्टेन कंडीशंस की भी बात करता है फॉर द एलिजिबिलिटी टू गेट गवर्नमेंट रिकॉग्निशन एज वेल एज टू गेट द ग्रांट। एंड ये जो आपका NSF है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये क्या है, फुल्ली रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल होते हैं फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट, डायरेक्शन, कंट्रोल, रेगुलेशन, प्रमोशन, डेवलपमेंट, स्पॉन्सरशिप ऑफ डिसिप्लिन फॉर विच दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न इंटरनेशनल फेडरेशन। बेनिफिट्स क्या होते हैं जो बॉडीज NSCI के कंप्लाइंस को फॉलो करते हैं, तो जाहिर सी बात है फेयरनेस होगा, लेजिटिमेसी होगी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में, ठीक है। और जो भी मिस मैनेजमेंट की इशू देखने को मिलती है जिसके कारण कंपिटेंसी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, तो वो इशूज ओवरकम हो सकेगी, स्पोर्ट्स आउटकम भी इंप्रूव हो सकेंगे। बट इश्यूज क्या है NSF के साथ, तो देख लो, गुड क्वालिटी स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की कमी है, कंपिटेंसी एज ए फेडरेशन विच इज़ हेडेड बाय द पॉलिटिशियन मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो कंपिटेंसी नहीं आ पाती है, शॉर्टेज ऑफ द फंड्स, कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ द फेडरेशन। सो फ्रेंड्स, ये हमने 6 आर्टिकल डिस्कस किया, होप यू अंडरस्टूड ऑल द इन डिटेल्स। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, वी विल बी कमिंग to the discussion of the polity and economic question in the coming days। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।